हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी, आप लोगों की हिंदी की टीचर। सो बेसिकली ये वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी चैप्टर जो है वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स जो है हम वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। हम ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वीडियो कॉन्टिन्यूएशन है और क्वेश्चन आंसर्स की। सो बेसिकली ई विद्यार्थी की जो वेबसाइट है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, नोट्स, समरी, सब कुछ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड करके रख लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से डीपली समझते हैं। नमस्ते बच्चों, कभी सोचा है कि कुछ कविताएं हमें इतनी अच्छी क्यों लगती हैं, इतनी आसानी से याद क्यों हो जाती हैं? आज हम फूल और कांटा कविता के कुछ ऐसे ही राज जानेंगे। तो सब अपनी अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ बहुत दिलचस्प बातें लिखने वाले हैं। तो आज का हमारा काम क्या है? हमें फूल और कांटा कविता की 5 विशेषताओं की एक सूची बनानी है। हम एक एक करके हर विशेषता को समझेंगे और मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते जाना है। तो चलें शुरू करते हैं। तो हमारी सूची का जो सबसे पहला बिंदु है वो है प्रतीकात्मकता। ये इस कविता की एक बहुत बड़ी खूबी है। चलिए पहला पॉइंट लिखिए सब। अच्छा, तो ये प्रतीकात्मकता होती क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे ट्रैफिक लाइट पर जो लाल बत्ती होती है वो सिर्फ एक लाल रंग तो नहीं है ना? उसका एक गहरा मतलब होता है, रुकिए। बिल्कुल इसी तरह जब कविता में कोई शब्द अपने असली मतलब के अलावा किसी गहरे भाव को दिखाता है तो उसे ही हम प्रतीकात्मकता कहते हैं। और हमारी कविता में इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। जरा इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए, छेद कर काटा किसी की उंगलियां। अब यहां जो ये काटा है ना, वो सिर्फ एक साधारण काटा नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां काटा सिर्फ एक चुभने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो एक बुरे, एक कठोर स्वभाव का प्रतीक है। एक ऐसा स्वभाव जो दूसरों को बस तकलीफ पहुंचाता है। और इसका ठीक उल्टा क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, फूल, जो अच्छाई का, कोमलता का प्रतीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अपनी सूची के दूसरे बिंदु पर आते हैं। ये वो चीज है जो कविता को एक गीत जैसा बना देती है। अपनी कॉपी में लिखिए, दूसरी विशेषता तुकबंदी। इसी से तो कविता में एक संगीत, एक लय पैदा होती है। अब तुकबंदी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कविता की पंक्तियों के आखिर में एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों का आना। जैसे आना और जाना, है ना, एक जैसी आवाज। इससे कविता को पढ़ने में और याद करने में बड़ा मजा आता है। अपनी कविता में भी इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, ध्यान से सुनिएगा। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। अब देखिए, इस पंक्ति के अंत में कौन सा शब्द है? पालता। और जब हम कविता में आगे बढ़ते हैं तो एक और पंक्ति आती है जिसके अंत में शब्द है डालता। पालता, डालता, महसूस हुई एक जैसी ध्वनि? बस यही तुकबंदी है और इसी से कविता में एक धुन सी बन जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी तीसरी विशेषता पर। लिखिए, अलंकार। अच्छा, अलंकार को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें कविता के गहने समझें। जैसे गहने किसी को सुंदर बनाते हैं, वैसे ही अलंकार कविता की भाषा को सुंदर बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अलंकार का मतलब है शब्दों का ऐसा खास प्रयोग जिससे भाषा और भी खूबसूरत और प्रभावशाली लगे। इससे कविता में, जिसे कहते हैं ना, 4 चांद लग जाते हैं। इस कविता में भी एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है इसका, प्यार डूबी तितलियां। अब जरा सोचकर देखिए, क्या तितलियां सच में प्यार में डूब सकती हैं? नहीं ना? लेकिन कवि की ये कल्पना हमारे मन में कितनी सुंदर तस्वीर बना देती है ना? तो जब कवि भाषा को सुंदर बनाने के लिए ऐसी खूबसूरत तुलना करते हैं या शब्दों का ऐसा खास इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही अलंकार कहते हैं। और इसी से कवि अपनी बात को बहुत खूबसूरती से हमारे दिलों तक पहुंचा पाते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम अपनी सूची की आखिरी 2 विशेषताओं पर आ गए हैं और ये दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं, तो सबका ध्यान अब यहां होना चाहिए। तो चौथी विशेषता लिखिए, संक्षिप्त ध्वनि प्रयोग। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पर है बहुत आसान। इसका बस इतना सा मतलब है कि कभी कभी कवि कविता की लय या धुन को बनाए रखने के लिए शब्दों को थोड़ा छोटा कर देते हैं। जैसे अपनी कविता में और को छोटा करके क्या लिखा गया है? औ। कविता की इस पंक्ति को देखिए, इसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, निज सुगंधों औ निराले रंग से। यहां इस औ का मतलब और ही है, लेकिन औ लिखने से कविता की लय बिल्कुल भी नहीं टूटती। और अब हमारी सूची की 5वीं और आखिरी विशेषता लिखिए, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है जब 2 एकदम उल्टी या विपरीत बातों को एक साथ रखा जाता है, जैसे सुख और दुख या अच्छा और बुरा। ऐसा करने से दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। और यही तो इस पूरी कविता का मूल भाव है ना? देखिए, एक तरफ फूल है जो देवताओं के शीश पर शोभा देता है और दूसरी तरफ है कांटा जो सबकी आंखों में खटकता है। इन 2 बिल्कुल उल्टी तस्वीरों को एक साथ रखकर कवि ने अपनी बात को बहुत प्रभावशाली बना दिया है।
तो ये थीं वो 5 विशेषताएं जो इस कविता का असली जादू हैं। इन्हीं की वजह से फूल और कांटा एक इतनी खास और यादगार कविता बन जाती है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने कौन सी 5 विशेषताएं लिखीं। पहली प्रतीकात्मकता, दूसरी तुकबंदी, तीसरी अलंकार, चौथी संक्षिप्त ध्वनि प्रयोग और 5वीं विरोधाभास। उम्मीद है सबने अपनी सूची पूरी कर ली होगी। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं जो कविता की मुख्य विशेषताओं के बारे में है। हमारा पहला सवाल है, इस कविता में प्रकृति और नैतिक संदेश को कैसे दर्शाया गया है? अपनी कॉपी में यह प्रश्न लिख लीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर का पहला पॉइंट है प्रकृति का चित्रण। कवि ने चांदनी, हवा और बादलों जैसी चीजों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ऐसा लगता है मानो ये सब हमारे सामने ही हो रहा हो। जैसे कविता की ये पंक्ति देखिए, मेह उन पर है बरसता एक सा। इससे कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि देखो, प्रकृति तो कोई भेदभाव नहीं करती। बादल तो फूल और कांटा दोनों पर एक जैसा ही पानी बरसाते हैं। अच्छा, अब आते हैं उत्तर के दूसरे बिंदु पर, जो है कविता का नैतिक संदेश। मतलब इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? और वो सीख इस पंक्ति में छिपी है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है बच्चों। इसका मतलब है कि कोई कितने भी बड़े खानदान में पैदा हुआ हो, यह जरूरी नहीं है। असली बड़प्पन तो इंसान के अच्छे कामों और अच्छे गुणों से ही आता है। चलिए, पहला प्रश्न तो हो गया। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कविता की भाषा और उसके भावों से जुड़ा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कविता की भाषा और भाव भंगिमा की क्या विशेषताएं हैं? इसका मतलब है कि कवि ने अपनी बात को कहने के लिए किस तरह के शब्दों और भावनाओं का इस्तेमाल किया है। इसके उत्तर में हम 2 मुख्य बातें लिखेंगे। पहला, खड़ी बोली का प्रयोग और दूसरा, भावात्मकता। पहली विशेषता है खड़ी बोली का प्रयोग। ये कविता उस हिंदी में लिखी गई है जो हम आज बोलते और समझते हैं। भाषा बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी इसमें जो सुंदरता है वो सीधे मन को छू लेती है। और दूसरी विशेषता है भावात्मकता, यानी इमोशंस। कवि ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो हमारी भावनाओं को जगाते हैं, जो सीधे हमारे दिल में उतर जाते हैं। जरा इस पंक्ति की सुंदरता तो देखिए। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। यहाँ कली जी की खिला कहने का अंदाज कितना प्यारा है। इससे पता चलता है कि फूल अपने स्वभाव से सबको कितनी खुशी देता है। ये रहा हमारा पहला सवाल। यहाँ हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनमें खाली जगह है। हमें उस खाली जगह को सबसे सही शब्द से भरना है। तो पंक्तियों को एकदम ध्यान से पढ़ना है और सोचना है कि यहाँ कौन सा शब्द सबसे अच्छा लगेगा। तो पहली पंक्तियां हैं, जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता भी एक ही सी चांदनी है डालता। जरा सोचिए, रात में ऐसी कौन सी चीज चमकती है जो चांदनी फैलाती है? हाँ, बिल्कुल सही सोचा। यहाँ सही शब्द है चांद। तो पूरी पंक्ति अब बन गई, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। चलिए जल्दी से इस पूरी पंक्ति को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अच्छा, अब अगली पंक्तियों को देखते हैं। ये हैं, उन पर है बरसता एक सी उन पर बहती है बही। अब यहाँ तो 2 खाली जगहें हैं। सोचिए जरा, क्या बरसता है और क्या बहती है? बहुत बढ़िया। पहली खाली जगह में आएगा मैं और दूसरी में हवाएं। तो अब पंक्तियां क्या बन गई? मेर उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। चलिए इसे भी अपनी कॉपी में लिखकर पूरा कर लीजिए। बहुत अच्छी पंक्तियां तो हमने पूरी कर ली हैं, लेकिन अब असली सवाल आता है कि हमने इन्हीं शब्दों को क्यों चुना, कोई और शब्द क्यों नहीं? चलिए अभ्यास के दूसरे भाग में इसी बात को समझते हैं। तो सवाल ये है कि हमने जो शब्द चुने उनके पीछे वजह क्या है? ऐसा क्या खास है इन शब्दों में? आइए पता लगाते हैं। चलिए अब इस तालिका को देखते हैं। ये हमें बताएगी कि कौन सा शब्द क्यों सही है। देखिए, रात शब्द सरल है और कविता की लय के साथ एकदम सही बैठता है। चांद शब्द एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है और बहुत प्रचलित भी है। मेह शब्द कविता में पहले से ही इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये सबसे उपयुक्त है। और हवाएं शब्द भी सामान्य है और कविता को एक अच्छी लय देता है। यही कारण है जो इन शब्दों को कविता के लिए सबसे सही बनाते हैं। आप सब इस तालिका को अपनी कॉपी में बना लीजिए, यह आपको याद रखने में मदद करेगी। शाबाश। तो इसी के साथ हमारा कविता का सौंदर्य का ये अभ्यास यही पूरा होता है। आज हमने सीखा कि कैसे सही शब्दों का चुनाव एक कविता को और भी सुंदर बना देता है। आप सबने बहुत अच्छा काम किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं लिखकर, एंड अच्छे से डाउनलोड कर लो और पढ़ लो, वरना एग्जाम से प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, ओके बाय, मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में।